क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। क्या आप किसी भी कारणवश अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं और आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, आप एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मॉडल पेपर। क्या उसका एकमात्र सॉल्यूशन है मॉडल पेपर? क्योंकि यदि आप मेरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुभव है कि आपका कम से कम 70 से 80% तो अवश्य आएगा। क्या 70 से 80% तो अवश्य आ जाएगा? तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या फिजिक्स के मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे? जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इसमें सॉल्यूशन करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं मेरे दोस्त कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है 2024 के लिए वही पैटर्न है 2023 और 22 का पैटर्न था। मतलब 50 का आंसर देना है। मतलब सीधा समझना कि 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है। क्या 70 में से 35 का आंसर देना, मतलब 50 का आंसर देना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, 1 नंबर में प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। क्या चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो ऑप्शन ए है समरूप, ऑप्शन बी है त्वरित, ऑप्शन सी है अपवाही, ऑप्शन डी है अपमंदित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है क्या होती है? अपसरित होती है। क्या अपसरित? अपसरित को ही क्या कहते हैं? अपवाही कहा जाता है। क्या अपसरित को ही अपवाही कहा जाता है? इसलिए प्रश्न संख्या 1 का जो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्या करेक्ट हो गया कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है क्या होती है? अपसरित होती है। कहीं कहीं ऑप्शन में अपसरित दिया हुआ रहता है और अपसरित को ही क्या कहते हैं? अपवाही कहते हैं। क्या अपसरित को ही अपवाही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना, क्या पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास 1 नंबर में दिया हुआ है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा, ऑप्शन बी है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा जो बना अंतिम प्रतिबिंब होता है क्या होता है? काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या काल्पनिक एवं वस्तु का अपेक्षा सीधा होता है? इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। क्या काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। उसके बाद तीसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में, क्या दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में, जिस रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। क्या लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक प्रश्न और क्या पूछता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक होता है? अधिक तरंगदैर्ध्य पूछ दिया तो हो जाएगा ऑप्शन लाल। क्या आंसर हो जाएगा कि अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल का होता है, लाल रंग का। अधिक कम पूछ दे तो कम में हो जाएगा क्या? बैगनी हो जाएगा। क्या कम पूछता है यहाँ पे तो कम में हो जाता है बैगनी। लेकिन इसमें पूछा है कि किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है b² म्यू नॉट। उसके बाद ऑप्शन बी है b/2 म्यू नॉट। उसके बाद ऑप्शन सी है 2 म्यू नॉट बटा b²। ऑप्शन डी है b/4 पाई म्यू नॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि b² म्यू नॉट। क्या b² म्यू नॉट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? तो वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है क्या होता है? उसका जो मान हो जाता है एप्सिलॉन नॉट
इनवर्स, क्या एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है कि 6 माइक्रोफैराड धारता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। क्या है कि 6 माइक्रोफैराड वाले धारता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। उसके बाद क्या बोला कि उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारता क्या होती है। तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारता क्या होती है। तो अधिकतम धारता प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 6 + 6 3 गो है, क्या है 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो तीन संधारित्र है, तो यहाँ पे कर देंगे 6 + 6 + 6। अधिकतम के लिए हो जाएगा कितना 18, अधिकतम के लिए हो जाएगा अधिकतम के लिए हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद न्यूनतम के लिए जब हम यहाँ देखेंगे कि न्यूनतम धारता हमको प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे 1/6 + 1/6 + 1/6, इस तरह से हम करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसलिए मतलब इसका जो हो जाएगा अधिकतम में हो जाएगा 18 और न्यूनतम में हो जाएगा 2। तो हमारा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा है, सबसे पहले इसमें दे दिया है प्रश्न में, क्या दिया, तो पहले न्यूनतम है, उसके बाद अधिकतम। तो न्यूनतम में बताएं क्या हो जाएगा 2 और अधिकतम में क्या हो जाएगा 18, मतलब 2 और 18। इसलिए इसमें देखिए कि 2 और 18 कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 और 18 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दे है, काफी न्यूमेरिकल प्रश्न है। क्या है कि एक चोक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी है, तो इससे बहती धारा, क्या इससे बहती धारा 2as इनवर्स की दर से बढ़ रही है। ठीक, चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का क्या मात्रक होता है। तो रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है क्या होता है, क्योरी होता है। क्या, रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है क्योरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ये को यहाँ पे अति बना दिया, किसका प्रतीक है। तो ये जो है प्रतीक है, सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, किसका प्रतीक है, डायोड का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, डायोड का प्रतीक है। मतलब डायोड को इसी आकृति के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब इस आकृति के द्वारा किसको दर्शाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों ऑप्शन ए के समान होती है, ऑप्शन बी के समान नहीं होती है, ऑप्शन सी जैसी होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब सीधा सा यहाँ स्पष्ट है कि विवर्तन फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है या समान नहीं होती है या के जैसा होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विवर्तन फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको यदि बेहतर अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है ओम मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ।
क्या है अगला प्रश्न कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है, क्या एप्सिलॉन नोट का मात्रक है? तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है फैराडे मीटर इनवर्स होता है। क्या? फैराडे मीटर इनवर्स। इसको क्या वर्त यहाँ जैसे मीटर के ऊपर में माइनस लगा हुआ है, क्या मीटर के ऊपर में माइनस लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? इनवर्स पढ़ते हैं। क्या? इनवर्स पढ़ते हैं। इसका मतलब इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है ना, क्या होता है? फैराडे मीटर इनवर्स होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है या बढ़ सकता है या घट सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। क्या? बढ़ या घट सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? 15 नंबर में प्रश्न है कि विभव प्रवणता बराबर होता है क्या? तो विभव प्रवणता बराबर होता है कि माइनस dv बटा dx। क्या? विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस dv बटा dx। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक स्टैंड कूलम बराबर होता है। क्या? एक स्टैंड कूलम बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक स्टैंड कूलम बराबर होता है 1/3। क्या? 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम। एक स्टैंड कूलम बराबर होता है 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एक स्टैंड कूलम बराबर होता है। क्या? एक स्टैंड कूलम बराबर होता है 1/3 10 के पावर -9 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है। 17 नंबर में हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, क्या? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी mc² = E। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डालने पर धारता का मान हुआ। क्या? एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच डालने पर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक परावैद्युत को जब समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच डाल देते हैं तो क्या होता है? उसका जो धारता होता है, धारता का मान क्या हो जाता है? धारता का मान हो जाता है बढ़ जाता है। क्या? धारता का मान बढ़ जाता है। मतलब सिंपली समझना है कि जब एक परावैद्युत को समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच डालते हैं तो उसका जो धारता क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका धारता क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? क्या? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है क्या होता है? चांदी होता है। क्या? विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? 0 होता है। क्या? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। उसके बाद 21 नंबर हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या? एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। क्या? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, मिलता जुलता है। इसमें अक्सर कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले 20 में क्या? आदर्श एमीटर, यहाँ पे क्या है? एमीटर। आपको याद रखना है कि जहां पे एमीटर में आदर्श लग जाए, क्या? एमीटर में आदर्श। सबसे पहले आपको बताएं कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बहुत कम होता है। क्या? बहुत कम होता है। लेकिन उसमें जब बोल दे कि आदर्श एमीटर बोले तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, सबसे पहले आप समझिए
कि एमीटर का प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत कम। और उसके बाद बोल दिया कि आदर्श एमीटर मतलब सबसे अच्छा एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्या, शून्य होता है। मतलब इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जब भी रहे आदर्श एमीटर दिया हुआ रहे तो उसका मतलब समझ जाइएगा उसका प्रतिरोध शून्य होगा, और जब सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 22 नंबर हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी बलाघूर्ण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किलोवाट घंटा जो मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है। किसका? ऊर्जा का मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या है? 23 नंबर का प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। क्या स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है। क्या? 50,000 ओम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। क्या विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ऑप्शन ए V क्रॉस R, ऑप्शन बी V स्क्वायर क्रॉस R, ऑप्शन सी V स्क्वायर बटा R, उसके बाद ऑप्शन डी V स्क्वायर क्रॉस R स्क्वायर क्रॉस I। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V स्क्वायर, क्या V स्क्वायर बटा R। क्या V स्क्वायर बटा R मतलब प्रश्न संख्या 24 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है क्या होती है? V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। क्या है कि 1 फैराडे बराबर होता है। क्या 1 फैराडे बराबर होता है? तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब किसी विभव मापी के अधिक संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी इसकी धारा को घटाना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन सी हमारे पास दिया हुआ है कि इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन डी हमारे पास है कि इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे साथी कि यदि किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र है उसको बढ़ा देंगे। क्या इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए? इसलिए प्रश्न संख्या 26 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। मतलब यदि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? 27 नंबर का प्रश्न कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो इसका जो मतलब सीधा मतलब सबसे पहले यहाँ दिमाग लगाए कि वोल्ट कहते हैं किसको? तो जूल बटा कूलम को। क्या जूल बटा कूलम को वोल्ट कहा जाता है? क्या जूल बटा कूलम को वोल्ट कहा जाता है? मतलब जूल अब बटा क्या हो गया कूलम, इसी को वोल्ट कहते हैं। यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 का भी कोई मान नहीं होता। मतलब आप सिंपली यहाँ कह सकते हैं कि 1 जूल बटा 1 कूलम। क्या 1 जूल बटा 1 कूलम मतलब 1 जूल कूलम इनवर्स। यहाँ पे क्या 1 जूल कूलम इनवर्स मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूल कूलम इनवर्स, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि जूल अब बटा क्या है कूलम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। क्या इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड आपको अच्छा से समझ लेना चाहिए कि उसका जो ट्रिक होता है क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक साल इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है। क्योंकि मतलब जितने भी आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिएगा इसमें तो एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा, पूछ देगा कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड
कोड में लाल रंग का मान क्या होगा, कभी पूछ देगा पीला रंग का मान पूछ देगा, कभी हरा रंग का मान पूछ देगा। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है, प्रश्न संख्या 28 में हमसे पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का जो मान होता है क्या होता है, 2 होता है। क्या लाल रंग का जो मान होता है 2 होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फाई नोट इजकल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, थोड़ा सा फास्ट में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो ऊर्जा घनत्व होता है क्या होता है, क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, क्या बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, a माइनस जेड होती है। क्या a माइनस जेड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब साइक्लोट्रॉन जो होता है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन के कण को कर देगा, उसके बाद न्यूट्रॉन को भी उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकता है, अल्फा कण को भी उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकता है। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकता। इसलिए प्रश्न संख्या 32 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया यह प्रश्न। क्या है कि लॉरेंज बल का परिकरण करने के लिए सूत्र है। मतलब लॉरेंज बल को परिकरण करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है। तो लॉरेंज बल को परिकलन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू। क्या एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि लॉरेंज बल का जो होता है परिकरण करने के लिए, ज्ञात परिकरण करने के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद दूसरा क्या है प्रश्न, 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। 34 नंबर क्या है कि नमन कोण का मान, क्या नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, क्या उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर होता है। मतलब नमन कोण का जो मान होता है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पे क्या होता है, क्या स्थिर रहता है या बढ़ता है या घटता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब भी हम जब भी हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो नमन कोण का जो मान क्या होता है, घटता है। क्या नमन कोण का मान घटता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 35 नंबर का प्रश्न कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। मतलब एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होता है, जो म्यू का जो मान होता है क्या होता है, तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्या 1 से ज्यादा होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, क्या है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। क्या ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है
कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। क्या? निर्वात के जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है उसका मान क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या? शून्य होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि होती है। मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि b² 2 म्यू नॉट। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो की जो क्रिया होती है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित। ऑप्शन ए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डायनेमो की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होती है। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो की जो क्रिया होती है, क्या? डायनेमो को जो क्रिया होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होती है। उसके बाद अगला क्या है कि ट्रांसफार्मर में, क्या? ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का जो रूपांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है, ताम्रक्षय कहा जाता है। क्या? ताम्रक्षय कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, अगला प्रश्न है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, मतलब एल आर परिपथ का जो भी शक्ति गुणांक होगा क्या होगा, r/√r के स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के स्क्वायर। क्या? एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है क्या होता है, r/√r के स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के स्क्वायर। इसलिए प्रश्न संख्या 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, r/√r के स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के स्क्वायर। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिप्रत्यवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच थीटा कोण का कलांतर हो। क्या? अधिप्रत्यवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच थीटा कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिप्रत्यवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच थीटा कोण का कलांतर हो। कितना थीटा कोण का कलांतर हो तो उसका जो शक्ति गुणांक का जो मान होता है क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है, कोस फाई होता है। यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, फाई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है, फाई। मतलब अधिप्रत्यवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो शक्ति गुणांक का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा। क्या? कोस फाई, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारता हो। क्या? ध्यान से देखिएगा कि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, उसका विमीय सूत्र हो जाता है M0L0T, दोनों का वही हो जाता है। तो दोनों में क्या है, सेम है कि यहाँ पे हो जाएगा M0L0T, इसमें भी इसका भी हो जाएगा, RC का भी हो जाएगा M0L0T। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब 43 का प्रश्न संख्या 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय की तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, आंतरिक होती है। तब विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है मेरे दोस्त क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्या? अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है
कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। क्या इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, मतलब कौन सा ऐसा किरण है जो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित होता है। ऑप्शन है गामा किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी परावैंगनिक किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होती है कैथोड किरणें होती है। कौन, कैथोड किरणें होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। क्या वेक्टर ई, क्या वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। क्या बीटा किरणें विक्षेपित होती है, क्या होती है बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है कहाँ होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी केवल विद्युतीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है क्या होती है, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। क्या विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। इसलिए प्रश्न संख्या 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मिरिग मारिस्की का कारण है। क्या मिरिग मारिस्की का कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब ऑप्शन नंबर ए कि मिरिग मारिस्की का जो कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। क्या समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है। एकदम सटीक प्रश्न है कि समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है, अनंत होती है। इसको एकदम याद रखिएगा कि समतल दर्पण जब भी पूछे उसका वक्रता त्रिज्या तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए कांच का, ऑप्शन बी पानी का, ऑप्शन सी लोहा का, ऑप्शन डी हीरा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है, हीरा का होता है। क्या होता है, हीरा का। कितना होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक तो होता है लेकिन कितना होता है, 2.42 होता है। क्या 2.42 होता है। मतलब सिंपली आप समझिए कि यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 50 हमारे पास दिया हुआ इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 51 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है क्या होता है, आभासी और उल्टा होता है। क्या आभासी और उल्टा होता है। उसके बाद क्या है अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यक होगा, मतलब जब किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया तो उसको किस लेंस का जरूरत होगा, उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की या बेलनाकार लेंस की या समतलावतल लेंस की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको यहाँ पे एक ट्रिक से समझिए। क्या इसको आप एक ट्रिक से देखिए, यहाँ पे हमसे पूछ दिया कि दीर्घ, क्या दीर्घ, यहाँ पे कितना अक्षर है, 2 अक्षर है। क्या पहले दी है उसके बाद घर है, मतलब यहाँ पे दीर्घ मतलब हो गया 2 अक्षर इसमें है, तो 3 अक्षर वाला होगा लेंस में। तो 3 अक्षर किसका होता है, उत्तल का होता है। क्या उत्तल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसको उत्तल लेंस की आवश्यकता है। यदि उसको निकट दृष्टि दोष है तो निकट में कितना शब्द है, जैसे कि हम यहाँ पे निकट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निकट। निकट लिखते हैं तो निकट में 3 शब्द है। तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें 4 शब्द होता है, तो क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में इसमें देखिए 4 शब्द है, मतलब एक बढ़ा देना है। दीर्घ रहे तो दीर्घ में मतलब उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। यदि निकट दृष्टि दोष रहे तो उसमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे हमसे प्रश्न सीधा सा पूछ दिया है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यक लेंस होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि प्रकाश के रंग का कारण है, मतलब
प्रकाश के रंग का क्या कारण होता है? क्या होता है? ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति, ऑप्शन बी इसका वेग, ऑप्शन सी इसका कला, इसका ऑप्शन डी इसका आयाम। तो प्रकाश के जो रंग होता है उसका मेन जो कारण होता है क्या होता है? इसकी आवृत्ति होती है, मतलब उसके आवृत्ति के कारण ही प्रकाश का रंग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए एफ नॉट इक्वल टू एफ ई, ऑप्शन बी एफ नॉट ग्रेटर देन एफ ई, ऑप्शन सी एफ नॉट लेस देन एफ ई, ऑप्शन डी एफ नॉट बहुत छोटा होगा एफ ई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमेशा क्या होगा कि एफ नोट बड़ा होगा एफ ई से। क्या एफ नोट बड़ा होगा एफ ई से? मतलब प्रश्न संख्या 54 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या एफ नोट ग्रेटर देन एफ ई। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। क्या किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है? तो जब भी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पूछे तो उसका जो तरंगार होगा क्या होगा? गोलाकार होता है। क्या गोलाकार होता है? इसलिए प्रश्न संख्या 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि दशमिक संख्या, क्या दशमिक संख्या 8 कितना की द्विधारी संख्या क्या होती है? द्विधारी संख्या क्या होती है? इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो इसका जो सिंपल सा हल करने का ट्रिक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? यहाँ पे 8 दिया हुआ है। क्या यहाँ पे 8 दिया हुआ है? इसको 10 को भूल जाना है। क्या इसको मतलब सीधा सा दशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना हो। क्या जब भी याद रखिएगा, हर एक साल हमारे एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता है कि दशमिक संख्या को क्या करना है? द्विधारी संख्या में चेंज करना। तो इसको आप भूल जाइए। क्या इसको भूल जाइए? यहाँ पे क्या लिखा? 8 लिखा हुआ। अब आप क्या कीजिए? आप वही कीजिए कि जैसे कि 8 लिखा हुआ है तो पहले लिखिए 1 से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे 1 हो गया, 1 के दुगना कर दीजिए, 2 हो गया, 2 के दुगना कर दीजिए, 4 हो गया, 2 के दुगना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे समझ लीजिए 4। अब 4 के दुगना कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, 4 के दुगना कितना हो गया? 8। आप देखिए कि कौन सी संख्या है, मतलब कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जो 8 हो जाए। मतलब इस जो यहाँ पे हम जो ये संख्या बनाए इसमें आपको देखना है कि कौन कौन ऐसे संख्या को जोड़ें जिससे 8 बन जाए। तो सबसे पहले हमारा किसको बनाना है? 8 को बनाना है, 8 को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या 8 लिखा हुआ है, तो 8 को मतलब 8 तो डायरेक्ट हो गया, 8 के समान हो गया। मतलब जिससे 8 बन जाए उसके सामने 1 लिख देना है। क्या उसके सामने 1 लिख देना है? तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब बाकी बात जो शेष बच गया ना ओकर आगे 0 लिख देना। 4 के बदले हो जाएगा 0, 2 के बदले हो जाएगा 0, 1 के बदले भी हो जाएगा 0। मतलब 1 000 इस तरह से हो जाएगा 1000। इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ 2 लगा दीजिए। ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? क्या ऑप्शन नंबर ए है कि 1000 और उसके बाद उसको बंद करके उसका कर दीजिए 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब आपको सीधा सा समझना है कि यहाँ पे इसको भूल जाना है। यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ रहेगा पहले 1 लिखना है, फिर 1 के दुगना हो जाएगा 2, 2 के दुगना हो जाएगा 4 और 4 के दुगना हो जाएगा 8। मतलब जितना रहे उतना तक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो 8 तक चल गए। 8 तक हमको बोला तो क्या करेंगे? मतलब कौन सी ऐसा संख्या को जोड़ें जिसको मिलाने से 8 हो जाए। यहाँ पे 8 दिया हुआ था तो यह 8 पुराना है, तो सबसे पहले यहाँ 8 देले है सबसे बड़ी संख्या थे, तो जिससे जोड़ने पर उस संख्या प्राप्त हो जाए उसके आगे 1 देंगे। तो यहाँ सिर्फ 8 को जोड़े तो 8 आ गया, तो वहाँ पे 1 दिए। अब बाकी बात जो भी बच जाए उसके आगे 0 देना। तो 4 बच गया, 4 के आगे 0, 2 बच गया, 2 के आगे 0, 1 बच गया, 1 के आगे 0। अब इसको मिला लीजिए कि 1000 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब किसी भी तरह का प्रश्न हो, यदि ऐसा प्रश्न बोले कि दशमिक संख्या को द्विधारी में बदलना हो तो यही ट्रिक काम करेगा। 100% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है। क्या है अगला प्रश्न? कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। क्या एक पतले फिल्म के रंग के कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यतिकरण। क्या? व्यतिकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। क्या प्रकाशिक पथ बराबर होता है? डायरेक्ट फार्मूला होता है कि प्रकाशिक पथ बराबर जो होता है अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई। क्या प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट है।
कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है पथ का लंबाई, क्योंकि इसीलिए ना हम बताएं कि आपको बेहतर अंक लाना है तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपको 70 में से 35 तो कोई नहीं रोक सकता बनाने के लिए। तो इसलिए यदि आप मेरे क्लास में नहीं हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है क्या? जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो होती है निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ध्रुवन। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ध्रुवन। मतलब ध्रुवन से ही प्रकाश के तरंगों की जो प्रकृति होती है निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है क्या? पूर्ण तरंग दिष्ट कारक जो होता है उसमें क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए 2 डायोड, ऑप्शन बी 3 डायोड, ऑप्शन सी 4 डायोड या ऑप्शन डी 5 डायोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में हमेशा 2 डायोड उपयोग होता है। क्या? पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में हमेशा 2 डायोड उपयोग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हमेशा ऊर्जा को मापा जाता है। किसको? ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन हमको देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में हमेशा ऑप्शन देख लेना है। क्या करना? ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन ए अर्ध आयु इक्वल टू औसत आयु, ये बात गलत है। उसके बाद अर्ध आयु इक्वल टू 2 गुने औसत आयु, ये भी गलत है। उसके बाद डी है अर्ध आयु इक्वल टू 1.6931 गुने औसत आयु, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर लास्ट में बच गया क्या? डी। क्या होता है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो होता है अर्ध आयु बराबर होता है 0.6931 गुने औसत आयु। क्या? औसत आयु। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, क्या है कि वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है। क्या? वायु के लिए जो प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है क्या होता है? तो वायु के लिए जो प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 गुने क्या? 3 गुने वायु के लिए जो प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। क्या? वायु के लिए जो प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 6 मतलब 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट इनवर्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, इसको MVVI कर दीजिएगा। क्या है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन। क्या? न्यूक्लियर संलयन जो होता है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट से हमसे पूछ दिया है कि चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा, मतलब लॉजिक गेट, मतलब चित्र में जो लॉजिक गेट दिखाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? मतलब इस तरह से जब लॉजिक गेट रहे कि मतलब यहाँ से एक बिंदा देकर के इस तरह से इसको मिला यहाँ से, उसके बाद इस तरह से अति करके गोलाकार यहाँ दे दे, यहाँ पे फिर क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट दे करके इसको बढ़ा के फिर यहाँ कर दिया। तो इस तरह के जो भी लॉजिक गेट रहे उसको बोलते हैं नंद लॉजिक गेट। क्या? NAND। क्या? NAND लॉजिक गेट है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, क्या है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। इसको हम बताए हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपसे किसका दशमिक संख्या को बोला द्विधारी संख्या में। क्या? दशमिक संख्या को चेंज करना है द्विधारी संख्या में। संख्या हमारे पास क्या दिया है? 25। तो क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करना है, मतलब 25 तक जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बताएं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? 1, और उसके बाद इसका दुगना करते चल जाना है। तो 1 के दुगना हो जाएगा 2, 2 के दुगना हो जाएगा 4, 4 के दुगना हो जाएगा 8, और 8 के दुगना हो जाएगा 16 मतलब 16, 16 का दुगना हो जाएगा 32। हो गया 32, मतलब इससे ज़्यादा चल जाना है लेकिन कम नहीं।
अब यहाँ पे देखिए कि हमको क्या बनाना है, 25 बनाना है। तो 25 बनने में 32 के कोई स्थान है, नया स्थान है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे था 1 था, 2 था, 4 था, 4 के हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16। 8 को तो वहाँ पे काट दिए थे, उसको वो तो कट गया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करना है कि बनाना है हमको क्या, 25 मतलब 25 बनाना था। 25 को ऐसे बनाएंगे, मतलब कौन से ऐसे बड़ी संख्या को जोड़ेंगे कि हमारा जो आंसर हो जाए 25 बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यही करेंगे, 25 बनाना है तो सबसे पहले जोड़ देंगे 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24 होगा। और 24 में क्या जोड़ेंगे कि 25 बन जाए, तो 24 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो मतलब जिसको जिसको जोड़ने से 25 आता है, 25 आता है, उसके सामने 1 लिख दीजिए। तब 16 को जोड़ें, इसके सामने 1, 8 को जोड़ो, इसके सामने 1, 1 को जोड़ें तो इसके सामने 1, और जो बच गया उसके आगे 0 लगा दीजिए। तब 4 बच गया, 4 के सामने 0, 2 बच गया, 2 के सामने 0। मतलब सिंपली हम समझें तो क्या हो गया, 1 डबल 1 आगे में रहना चाहिए, मतलब 1 1 डबल 0 1, क्या 1 1 डबल 0 1। तो ऑप्शन में आप देखिए कि कहाँ हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन में आप मिलाइए, क्या कीजिए कि 1 1 डबल 0 1 कहाँ है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में कि 1 1 डबल 0 1। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है मुझे उम्मीद है कि मतलब इस तरह का जो प्रश्न हो गया कि दशमिक संख्या के द्विधार में बदलना है, आप कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यही ट्रिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि फैक्स का अर्थ है, फैक्स का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो फैक्स का जो अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। क्या फैक्स का जो अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है, क्या 0 तथा 1 के बीच होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या है कि मोबिलिटी की एसआई इकाई क्या है। तो मोबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, गतिशीलता। तो गतिशीलता का जो एसआई इकाई होता है क्या होता है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है कि एम्पियर गुने मीटर बटा न्यूटन, ऑप्शन बी सेकेंड बटा मीटर, उसके बाद ऑप्शन सी मीटर बटा सेकेंड इंटू एम्पियर, उसके बाद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोबिलिटी का जो एसआई इकाई होता है, गतिशीलता का जो एसआई इकाई होता है क्या होता है, एम्पियर गुने मीटर बटा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है ये भी प्रश्न बहुत आवश्यक प्रश्न है, मतलब भी आया प्रश्न है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि टीवी प्रसारण के लिए, क्या टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है, मतलब टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण के लिए हमेशा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग होता है। क्या 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखिएगा कि टीवी प्रसारण के लिए जब भी आवृत्ति प्रास आपको पूछे न, तो यहाँ पे क्या हो गया 30, और 30 के आगे एक और जीरो बैठा देना था, 30 के आगे और एक जीरो बैठाएंगे क्या हो जाएगा 300, मतलब 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है टीवी प्रसारण के लिए इसकी आवृत्ति। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।